नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिक कुमार पांडे, जिला शिक्षा कार्यालय गोपालगंज की तरफ से एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो पिछली 2 दिन हमारी क्लास नहीं हो पाई किसी रीजन की वजह से। एक बार फिर से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं और बिना टाइम को बर्बाद करते हुए हम देखेंगे कि लास्ट क्लास में हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया को शुरू कर दिया था और जहां पे हमने जाना था कि जब एक एसिड एक बेस से, यानी जब एक अम्ल एक क्षार से अभिक्रिया करता है तो हमारे पास वहां पे प्रोडक्ट यानी उत्पाद के रूप में सॉल्ट एंड वाटर यानी जल और लवण प्राप्त होते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर चुके हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। इससे पहले हमारी 4 पार्ट्स हो चुके हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट से संबंधित। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक उन 4 पार्ट को नहीं देखा है तो पहले आप उन 4 पार्ट को देखें, देन आपको ये जो चीजें हैं इस पार्ट में जो भी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा 5th पार्ट है और हार्डली 6 से 7 पार्ट में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें ये ध्यान देना है कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया में जिस लवण का निर्माण होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण का जो निर्माण होता है, तो यहाँ पे अब हमें इस लवण के बारे में यानी जो सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं उनके बारे में काफी डिटेल में पढ़ना है। आइए तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लवण के बारे में अधिक जानकारी, ये वही सॉल्ट है जो उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हो रहा था, यानी प्रोडक्ट के रूप में, सॉल्ट के रूप में एज ए प्रोडक्ट हमें कि एक रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन में प्राप्त हो रहा था। तो सबसे पहले लवण का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट है क्या या लवण क्या है वो हम समझ चुके हैं ऑलरेडी कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से बनते हैं, यानी लवणों का निर्माण कैसे होता है, यानी सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, अम्ल और क्षार के बीच की रासायनिक अभिक्रिया से। जहां पे हमने पिछली क्लास में भी काफी सॉल्ट्स के बारे में देखा था और वहां पे हमने सोडियम क्लोराइड के बारे में भी जाना था जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट था, यानी कि एक उदासीन लवण था। अब हमने अब हम आगे बढ़ने के लिए पहले कुछ गुणधर्म देखने वाले हैं, यानी कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं किसकी, सॉल्ट्स की यानी लवण की। आइए सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम सबको ध्यान रखना है कि जो सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि ये पानी में घुलनशील होते हैं, यानी वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी जो सॉल्ट्स हैं उनका जो गलनांक होता है वो काफी उच्च होता है। चौथा पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जलीय विलयन में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। जब हम, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे हम इस चैप्टर के लास्ट में बढ़ेंगे वहां पे हम एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार की कुछ केमिकल रिएक्शंस को भी देखने वाले हैं। तो इस पॉइंट को मैं रिएक्शन की फॉर्म में आपको तब एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको लवण के गुणधर्म में याद रखना है कि जलीय विलयन में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक, यानी कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं वाटर में जब इन्हें डिसॉल्व किया जाता है। दूसरा, अब इनके स्रोत क्या है यानी सोर्सेस क्या है, कि जो लवण है यानी जो सॉल्ट्स है वो हमें कहां से प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि समुद्र का पानी NaCl का मुख्य स्रोत, जो सोडियम क्लोराइड जिसे हम साधारण नमक यानी कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जो उसका मुख्य स्रोत क्या होता है, सी वाटर होता है। हम सभी जानते हैं कि समुद्र के पानी से ही इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू यानी वाष्पीकरण के थ्रू हम उसे प्राप्त करते हैं। दूसरा सोर्स और क्या हो सकते हैं, खाने और चट्टाने यानी माइंस एंड रॉक। हम सभी रॉक सॉल्ट के बारे में भी जानते हैं, रॉक सॉल्ट के बारे में, तो वो हमें कहां से प्राप्त होता है, माइंस एंड रॉक से। या फिर कुछ सॉल्ट्स हमें भूजल यानी कि जो ग्राउंड वाटर होता है वहां से भी प्राप्त होते हैं। तो ये थे सॉल्ट्स के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ सॉल्ट या लवणों के मुख्य स्रोत। आइए दैनिक जीवन में जो सॉल्ट्स हैं उसके उपयोग को हम देखते हैं। जो लवण के जो है हमारे उपयोग दैनिक जीवन में क्या है, सबसे पहला जो हमारा बहुत ही कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, वो भोजन का स्वाद और संरक्षण यानी जो फूड का टेस्ट होता है और जो उसकी प्रिजर्वेशन होती है उसमें सहायक है और उस टेस्ट को इनहेंस करता है यानी कि बढ़ाता है। दूसरा, बेकिंग इंडस्ट्री,
हम सभी अभी हम आगे ये भी देखेंगे कि हमारे जो सॉल्ट्स होते हैं, जो लवण होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट, उनके बारे में भी जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बेकिंग उद्योग यानी इसका उपयोग देख लेते हैं। बेकिंग सोडा यानी जो हमारी केक इंडस्ट्री है बेसिकली, जिसमें केक वगैरह बनाए जाते हैं, पेस्ट्री वगैरह बनाई जाती हैं, उस उद्योग में भी अलग अलग प्रकार के सॉल्ट यानी लवण का उपयोग किया जाता है। तीसरा, कपड़े धोना और साफ सफाई। जैसे कि हम वॉशिंग सोडा के बारे में जानते हैं, हम सभी वॉशिंग सोडा के बारे में जानते हैं, और इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है क्लिनजिंग में, यानी कि वॉशिंग और क्लीनिंग के। अभी हम आगे और भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा और लास्ट यूज क्या है यहाँ पे, जो सॉल्ट का आखिरी उपयोग है उर्वरक यानी फर्टिलाइजर के रूप में भी कुछ सॉल्ट्स का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप वहां पे देख पा रहे होंगे कि अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड दो ऐसे सॉल्ट हैं जिनका उपयोग फर्टिलाइजर यानी उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो ये था एक बेसिक इंफॉर्मेशन सॉल्ट्स के बारे में, लवण के बारे में। और लवण हमें कहां से प्राप्त हो रहे थे, उदासीनीकरण अभिक्रिया में एज ए प्रोडक्ट यानी उत्पाद के रूप में लवण हमें प्राप्त हो रहे थे, जो जिसमें हमने हमने कुछ लवण के बारे में कुछ चीजें और समझी। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पे पीएच से संबंधित। यदि लवण का यानी सॉल्ट्स का जो पीएच है वो 7 से कम हुआ, यदि किसी भी सॉल्ट या लवण का जो पीएच है वो 7 से कम हुआ, तो उस प्रकार के सॉल्ट यानी लवण को हम क्या बोलेंगे, अम्लीय लवण यानी कि एसिडिक सॉल्ट। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि किसी लवण यानी सॉल्ट का अगर पीएच 7 के बराबर हुआ, तो वहां पे हम ये कहेंगे कि वो सॉल्ट कैसा है, यानी कि वो लवण कैसा है, वो एक उदासीन लवण है यानी कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है। जैसा कि हमने सोडियम क्लोराइड, जब मैंने आपको सिमुलेशन के माध्यम से सोडियम क्लोराइड का पीएच टेस्ट किया था, तो वहां पे हमने देखा था कि जो उसका कलर था वो हरे रंग का आया था, लाइट ग्रीन आया था। और लाइट ग्रीन कलर पीएच स्केल पे क्या दर्शाता है, पीएच मान 7 को दर्शाता है, यानी कि वो एक प्रकार का उदासीन लवण है। वहीं अगर हम बात करें क्षारीय लवण के बारे में, तो क्षारीय लवण क्या है, यदि लवण का यानी सॉल्ट का जो पीएच मान है वो 7 से ज्यादा हो, तो उस प्रकार के लवण यानी सॉल्ट को हम बोलेंगे क्षारीय लवण। जैसा कि आप यहाँ पे उदाहरण देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जो कि सोडियम कार्बोनेट है, जो किसका उदाहरण है, एक क्षारीय लवण यानी कि बेसिक सॉल्ट का। तो इस स्लाइड में जो भी था हमने डिस्कस कर लिया है, और एक हमारा बेस सेट हो चुका है एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट की तरफ। तो ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारी उसी से संबंधित है, जहां पे हम और भी उदाहरणों के साथ इन तीनों ही प्रकार के लवण यानी सॉल्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि हमारे पास पीएच मान के आधार पर 3 प्रकार के लवण यानी सॉल्ट होते हैं, जिसमें हमने देखा था अम्लीय लवण, उदासीन लवण और क्षारीय लवण, यानी कि एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। तो अब हम ये बनते कैसे हैं, हम कब कहेंगे कि कोई सॉल्ट जो है वो अम्लीय, कोई अम्लीय अम्लीय लवण क्यों है या एसिडिक सॉल्ट क्यों है। तो आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं अम्लीय लवण यानी कि एसिडिक सॉल्ट से। पहले परिभाषा में देखते हैं कि वे लवण जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक की प्रतिक्रिया से बनते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अम्ल के प्रबल और दुर्बल होने को भी पिछली क्लासेस में बताया है, क्षार के भी अम्ल प्रबल और दुर्बल होने को पिछली क्लासेस में बताया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, हो सकता है कि आपको इसको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जिन भी बच्चों ने वो क्लासेस देखी होंगी तो वो समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैं किसे प्रबल अम्ल बोल रहा हूँ और किसे दुर्बल क्षारक। वो भी हम एक उदाहरण के, अभी हम एक कुछ तीनों ही प्रकार के लवण का एक एक उदाहरण भी देखने वाले हैं, अभिक्रिया यानी केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन की फॉर्म में। फिलहाल हम ये समझते हैं कि अम्लीय लवण कैसे बनते हैं। जब एक प्रबल अम्ल, फिलहाल हम ये देखने जा रहे हैं कि अम्लीय लवण कैसे बनते हैं, जब एक प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से रासायनिक अभिक्रिया करता है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अम्ल कैसा होना चाहिए, प्रबल, क्षार कैसा होना चाहिए, दुर्बल। जब इस प्रकार के अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया होती है, तो वहां जो हमें लवण यानी जो सॉल्ट प्राप्त होता है
वो किस प्रवृत्ति का होता है, यानी उसका नेचर क्या होता है, वो एक एसिडिक सॉल्ट होता है, यानी कि अम्लीय लवण होता है। और साथ ही साथ जल या पानी हमें बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में तो मिलता ही है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार के मिलने पर लवण और जल हमें प्राप्त होता है। और जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि इस प्रकार के लवणों का जो पीएच मान होगा, यानी जो इस प्रकार के सॉल्ट्स का जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण देखते हैं हम, आपके सामने ही मैं कुछ उदाहरण लेके आया हूँ अम्लीय लवण के। तो जैसा कि हम देख पा रहे होंगे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एक प्रकार का अम्लीय लवण है। वहीं अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें एल्यूमिनियम सल्फेट, ये भी एक प्रकार का अम्लीय लवण है। वहीं अगर हम तीसरे उदाहरण की बात करें फेरिक क्लोराइड, ये भी एक प्रकार का अम्लीय लवण है। तो यहाँ पे 3 उदाहरण है। क्यों अम्लीय है मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूं। फिलहाल हम इस स्लाइड में ये देख रहे हैं कि अम्लीय लवण क्या होता है और उसके उदाहरण क्या है और उसका पीएच मान 7 से कम होता है। एक हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं इसके बारे में, और जब नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे तो वहां पे मैं तीनों के एक एक उदाहरण के माध्यम से आपको ये समझाने वाला हूं कि ये इस प्रकार के सॉल्ट्स यानी लवण का निर्माण कैसे होता है। आइए दूसरे पे आते हैं, उदासीन लवण यानी कि न्यूट्रल सॉल्ट। ये कैसे बनते हैं? वे लवण जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, बहुत ध्यान से देखिएगा, अम्ल भी कैसा होना चाहिए? प्रबल। क्षार भी कैसा होना चाहिए? प्रबल। तो जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षारकों की अभिक्रिया होती है तो वहां पे जो हमें लवण प्राप्त होता है, यानी कि जो वहां पे हमें सॉल्ट प्राप्त होता है, उसका नेचर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। आइए कुछ उदासीन लवण के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो हमारा साधारण नमक है, कॉमन सॉल्ट है, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, वो एक प्रकार का उदासीन लवण है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला KNO3 है, जिसका फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होता है, वो भी एक प्रकार का कैसा लवण है? उदासीन लवण है। वहीं कैल्शियम सल्फेट की अगर हम बात करें, वो भी एक प्रकार का उदासीन लवण है। तो ये जो अभी हमने 2 चीजें डिस्कस की हैं, ये थे अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। अब चलते हैं क्षारीय लवण की तरफ। हमारा जो तीसरा प्रकार है सॉल्ट्स का, यानी लवण का जो तीसरा प्रकार है क्षारीय लवण, आइए देखते हैं। वे लवण यानी सॉल्ट जो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक की प्रतिक्रिया से बनते हैं। वे अम्ल, पॉइंट ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन हो सकती है अगर आप रट्टा लगाएंगे तो हो सकता है कि आप अम्लीय लवण को क्षारीय लवण में लिख दें और क्षारीय लवण को अम्लीय लवण में लिख दें। क्योंकि अगर आप समझेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जो भी, अच्छा मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को, फिलहाल हम पहले क्षारीय लवण को देख लेते हैं। ये किस कैसे बनते हैं? दुर्बल अम्ल के साथ जब एक प्रबल क्षार अभिक्रिया करता है, अम्ल यहाँ पे दुर्बल होना चाहिए, क्षार प्रबल होना चाहिए, तो इस प्रकार जो हमारा यहाँ पे लवण बनेगा, यानी कि जो सॉल्ट बनेगा, वो एक क्षारीय लवण होगा और जल हमें उत्पाद या सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। और इस प्रकार के लवण का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं क्षारीय लवण के। तो जो सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट जिसका केमिकल फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वो एक प्रकार का क्षारीय लवण है। वहीं अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट की, वहीं अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट की, तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 वो भी एक प्रकार का क्षारीय लवण है। और आखिरी एग्जांपल जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बेसिक सॉल्ट यानी क्षारीय लवण का, वो है पोटेशियम साइनाइड। तो उम्मीद है कि आपको जो एक बेसिक डिफरेंस है इस इन तीनों प्रकार के लवण यानी सॉल्ट्स में, वो आपको क्लियर होगा। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि कैसे प्रबल अम्ल या कैसे दुर्बल अम्ल। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इस चीज को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने वाला हूं, जो कि आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। कैसे निर्माण होता है, कैसे निर्माण होता है अम्लीय लवण का? तो ध्यान से देखिए, हम समझ चुके हैं कि जब एक प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या HCl एक प्रबल अम्ल है? HCl एक प्रबल अम्ल है, जबकि यहाँ पे अमोनिया, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमोनिया एक दुर्बल क्षार है। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, रासायनिक अभिक्रिया हुई और यहाँ पे जो हमें सॉल्ट प्राप्त हुआ, वाटर भी मिलेगा इसे बाय प्रोडक्ट, बट अभी बेसिकली हमारा फोकस किस पे है?
सॉल्ट पे है यानी लवण पे फोकस है, इसलिए वहां पे वाटर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे जो सॉल्ट बना है वो किस प्रवृत्ति का होगा? अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। बनने का कारण प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, तो हमें प्राप्त हुआ। गुण किसके आते हैं? जो प्रबल होगा। अगर अगर एक प्रबल है दूसरा दुर्बल है, अगर एक प्रबल है दूसरा दुर्बल है तो हमेशा गुण किसके आएंगे? प्रबल वाले के आएंगे। इसीलिए जो यहाँ पे लवण हमारा बन रहा है उसका प्रवृत्ति क्या होगी? अम्लीय होगी, क्योंकि हमने वहां पे प्रबल अम्ल लिया था। वहीं दूसरे केस में आइए, हम यहाँ पे उदाहरण देखते हैं उदासीन लवण के निर्माण का। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे HCl जो कि एक प्रबल अम्ल होता है। वही अगर हम दूसरी तरफ बात करें NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा, ये एक प्रबल क्षार होता है। तो जब भी दोनों ही प्रबल अगर होंगे तो जो हमारा वहां पे लवण प्राप्त होगा यानी जो सॉल्ट हमें मिलेगा वो किस प्रकार का सॉल्ट होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा यानी कि उदासीन लवण होगा। तो जब दोनों ही प्रबल हो तो वो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, यानी कैसे हो जाते हैं? उदासीन, यानी जो हमारे लवण का प्रकार प्राप्त होगा यानी जो हमें सॉल्ट मिलेगा, उस सॉल्ट का जो नेचर होगा वो होगा न्यूट्रल। और सोडियम क्लोराइड का उदाहरण हम यहाँ पे देख चुके हैं। आइए एक उदाहरण हम बेसिक सॉल्ट यानी कि क्षारीय लवण का भी देख लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो एसिटिक एसिड है वो एक दुर्बल अम्ल है, और हमने काफी डिटेल में बात की थी अपनी पिछली क्लासेस में दुर्बल और प्रबल अम्ल के बारे में। और जहां पे हमने देखा था कि जो लगभग सभी प्रकार के खनिज अम्ल होते हैं वो किस प्रवृत्ति के होते हैं? वो दुर्बल यानी कि जो वीक होते हैं। और यहाँ पे जो हमने क्षार लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम सभी जानते हैं वो एक प्रकार का प्रबल क्षार है। तो दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, रासायनिक अभिक्रिया, अभी मैंने क्या बताया? अगर एक दुर्बल और एक प्रबल होगा, अभी हम अम्ल और क्षार की बात नहीं कर रहे, एसिड और बेस की बात नहीं कर रहे, अगर कोई भी एक दुर्बल है दूसरा प्रबल है तो जो गुण है वो किसके आएंगे? वो प्रबल वाले गुण आएंगे। तो जैसा कि प्रबल वाला डोमिनेट करेगा, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार है, तो जो यहाँ पे हमारा सोडियम एसीटेट जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था, एसिटिक अम्ल भी जैसे हम एसिटिक अम्ल बनता है वो, तो उसका जो प्रवृत्ति यानी प्रकृति क्या होगी उसकी? यानी कि वो एक क्षारीय लवण होगा, और H2O तो हमें सह उत्पाद के रूप में साथ में प्राप्त होगा। तो हम सभी को ध्यान रखना है इस चीजों के बारे में। इन केस अगर कुछ चीज आपको क्लियर नहीं हुई, आप वीडियो को फिर से प्ले कर सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमने शुरुआत में आज की क्लास में लवण के बारे में डिस्कस कर लिया, उसके गुणधर्मों के बारे में डिस्कस कर लिया, कितने प्रकार के लवण बनाए जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया। लेकिन हम सभी को ये पता होना चाहिए इस बात को कि जो साधारण नमक जो हमारा प्राप्त होता है जो कि एक उदासीन लवण था, अब उससे भी हम कई प्रकार के रसायनों यानी केमिकल्स का निर्माण कर सकते हैं। कई प्रकार के केमिकल कंपाउंड्स हमारे उससे फॉर्म होते हैं। तो अब हम अपनी जो डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाते हैं किस तरफ? साधारण नमक से रसायन। जैसा कि आप स्क्रीन पे हेडिंग देख पा रहे होंगे कि साधारण नमक से रसायन। हमारे डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं या रसायन हैं जो साधारण नमक की मदद से या उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं से हमें प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार कुछ उदाहरण जो हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में 6 सॉल्ट हैं, और जबकि हम कुछ और सॉल्ट्स को एक्स्ट्रा ऐड करके लगभग 10 से 12 सॉल्ट्स और लगभग मतलब टोटल 15 केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि साधारण नमक से किस किस प्रकार के, और बहुत डिटेल्स में हम इन सब एक एक को काफी डिटेल में इनके यूजेस और किस किस रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, काफी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो फिलहाल देखते हैं सबसे पहला साधारण नमक जो रसायन बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, और जिसका जो उपयोग है साबुनीकरण या कागज के उद्योगों में भी किया जाता है। कैसे करते हैं, कैसे बनता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे इसी लेक्चर में आगे बात करने वाले हैं। फिलहाल काफी हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि काफी रसायनों का निर्माण साधारण नमक की सहायता से होता है। जो दूसरा रसायन हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है धावन सोडा, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा Na2CO3.10H2O।
कपड़े धोने और कांच उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। एक बार आगे हम फिर से काफी डिटेल में एक एक करके इन सब पे बात करने वाले हैं। फिलहाल अगर हमारा जो नेक्स्ट रसायन है जो जिसका निर्माण सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक से होता है, वो है विरंजक चूर्ण, जिसे हम इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा CaOCl2, जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसके बारे में भी काफी डिटेल में बात करने हैं, जिसका उपयोग कीटाणु शोधन या विरंजन के लिए किया जाता है। काफी डिटेल में हम आज बात करेंगे इसके ऊपर। दूसरा और नेक्स्ट जो रसायन हमारे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वो है बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा Na8CO3, जिसका केमिकल नेम की अगर हम बात करें तो हम उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों ही नामों से जान सकते हैं। और आखिरी जो उदाहरण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा साधारण नमक से रसायन में, वो है HCl। HCl का भी हम लेबोरेटरी में निर्माण जब करते हैं तो उसमें भी साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि जो साधारण नमक है वो केवल हमारे भोजन में ही नहीं, और भी कई इंडस्ट्रीज के लिए और भी कई प्रकार के महत्वपूर्ण रसायनों के लिए वो कितना आवश्यक है। चलिए चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पिछली स्लाइड से हमें एक चीज क्लियर हो गई, पिछली स्लाइड से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि हम साधारण नमक का इस्तेमाल एज ए रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थ के रूप में, किस रूप में? एज ए रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थ के रूप में हम साधारण नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिर से वही उदाहरण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसको हम साधारण नमक की सहायता से बना सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे स्लाइड में देख पा रहे होंगे, इस स्लाइड का जो मेन मकसद है आपको ये बताना कि साधारण नमक का जो इस्तेमाल है एक कच्चे पदार्थ यानी रॉ मटेरियल के रूप में किया जा सकता है। आइए इन रसायनों के बारे में कुछ समझते हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे रसायन या केमिकल कंपाउंड्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनसे संबंधित अलग अलग प्रकार के प्रश्न अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम अपनी क्लास को देखो, इन सभी को हम काफी डिटेल में भी आगे डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि जो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ताकि जब आपके, जैसा कि मैंने आपको नोट्स बनाने को भी बोला है, आप इसको डायरेक्ट नोट्स की फॉर्म में भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो जब आप नोट्स फॉर्म करें तो जो वहां पे एक तरह के क्वेश्चन जो एक टॉपिक से आ सकते हैं, तो आप उसको एक साथ वहां पे लिख पाएं और आपको उसको पढ़ने में आसानी हो, और बाकी जो नोट्स हैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपके साथ शेयर भी कर दिए जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक और नाम और उनके जो केमिकल फॉर्मूला यानी जो सूत्र होते हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे है। जिसमें सबसे पहले पे आप देख पा रहे होंगे ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम हिंदी में विरंजक चूर्ण बोलते हैं, जिसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। परीक्षा में पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो उसको कभी कभार सूत्र पूछता है, कभी कभार रासायनिक नाम पूछता है, तो वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो इसके केमिकल फॉर्मूला से यानी केमिकल रासायनिक सूत्र से आपको क्लियर हो रहा होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो अभी फिलहाल इस स्लाइड पे हम तीन चीजों पे बात करने वाले हैं, साधारण नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। इससे संबंधित काफी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जब प्रश्न पत्र आपके हाथ में आएगा तो आप देखेंगे कि इससे संबंधित 4 से 5 प्रश्न एक पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं अपने दूसरे उदाहरण की तरफ, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है NaOH, और इसका साधारण नाम भी आपको ध्यान रखना है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का जो साधारण नाम होता है वो होता है कास्टिक सोडा। ध्यान रखना है, हमारे पास वॉशिंग सोडा भी होता है, बेकिंग सोडा भी होता है, हमारे पास कास्टिक सोडा भी होता है। तो NaOH हो गया हमारा रासायनिक सूत्र, सोडियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम, और वहीं अगर हम साधारण नाम की बात करें तो वो होता है कास्टिक सोडा। चलते हैं अपने अगले उदाहरण की तरफ, बेकिंग सोडा, जिसे हम हिंदी में साधारण भाषा में खाने का सोडा भी बोलते हैं। तो अब बात करते हैं उसके रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र के बारे में।
तो रासायनिक सूत्र जो होता है बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का, वो होता है NaHCO3, यानी उसी को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी रासायनिक नाम के रूप में बोलते हैं। कुछ उपयोग भी लिखे हुए हैं इन सब के, आप देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा का उपयोग केक, जैसा कि हमने बेकिंग इंडस्ट्री में बात की थी कि केक ब्रेड को फुलाने या पेट की अम्लता को कम करने में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। सबके भी कुछ उपयोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखें, आप देख सकते हैं। चौथा उदाहरण है हमारे पास रासायनिक यौगिक का, जिसको हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है, वो है धोने का सोडा, यानी जिसे हम धावन सोडा भी बोलते हैं या फिर इंग्लिश में उसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। तो क्या है इसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र? तो अगर पहले हम रासायनिक सूत्र पर आए, तो वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो Na2CO3.10H2O होता है, यानी इसका जो रासायनिक नाम हुआ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब होता है 10। हम सभी ने मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटाहेक्सस और हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका के बारे में पढ़ा है। तो जब हम 10 पे जाएंगे तो जो 10 नंबर है वो डेका को रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रेट H2O को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे Na2 सोडियम, CO3 कार्बोनेट, डेका 10 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही हाइड्रेट की अगर बात करें तो वो H2O को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम सभी देख रहे हैं कि वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3.10H2O होता है, या फिर उसका रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, या कभी कभार उसको साधारण भाषा में ओनली सोडियम कार्बोनेट भी बोल देते हैं। चलते हैं अपने अगले उदाहरण की तरफ जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम शॉर्ट में पीओपी भी बोलते हैं। हम सभी ने पीओपी के बारे में कभी ना कभी सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक सूत्र CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया। आइए इसके रासायनिक नाम के बारे में बात करें, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जैसे अगर 10H2O था तो उसको हमने डेकाहाइड्रेट बोला था, क्योंकि 10 को हम डेका से वो रिप्रेजेंट करते हैं। वही अगर हम हाफ की बात करें तो जो हाफ नंबर होता है वो हेमी, जो हेमी से याद रखते हैं उसको ध्यान रखिएगा, हाफ को हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो गया? रासायनिक नाम हो गया। वहीं जो हमें इस आखिरी केमिकल कंपाउंड जो हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में, वो है जिप्सम। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। पहले रासायनिक सूत्र देखिएगा। रासायनिक सूत्र यहाँ पे लिखा है CaSO4.2H2O। कंफ्यूज नहीं होना है, CaSO4.12H2O, CaSO4.2H2O। 2 का मतलब अभी मैंने बताया था डाई, तो केमिकल नेम इसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। तो डाई किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर 2 को। ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर 10 तक आपको पता होने चाहिए, कम से कम आपको 1 से लेकर 10 तक तो इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो नंबर 2 डाईहाइड्रेट होगा, 10 डेकाहाइड्रेट था, 1/2 हेमी था। इसी प्रकार आपको अगर सिंगल होगा तो मोनोहाइड्रेट बोल सकते हैं, डबल डाइहाइड्रेट देखा ही हमने 3H2O होगा, ट्राईहाइड्रेट 4 टेट्रा, ऐसे ही 10 तक आपको कम से कम याद रखने हैं। यहाँ पे आप उपयोग भी देख पा रहे होंगे, सीमेंट का जमना धीमा करना, सीमेंट को जमाने में भी जिप्सम का उपयोग होता है। अब एक एक करके, ये तो हो गया रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और उनका साधारण नाम। अब हम इन 6 के बारे में एक एक करके काफी डिटेल में इनके बनने की प्रक्रिया, कि किस प्रकार इनका निर्माण होता है, उसमें सोडियम क्लोराइड की क्या भूमिका है, और भी काफी उपयोग हमारी जो डेली लाइफ है यानी जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें ये किस प्रकार से मदद करता है या किस काम हमारे आता है। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में इन सब के बारे में देखा है, तो आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहले कास्टिक सोडा के बारे में बात करते हैं। कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। तो केमिकल फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसका कॉमन नेम भी डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब जो मेन चीज है कि इसका फॉर्मेशन यानी निर्माण कैसे होता है, और ये दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, और यहाँ से अलग अलग प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो
सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो निर्माण जिस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है उसे बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रक्रिया, क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रक्रिया या क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि सोडियम क्लोराइड, रासायनिक समीकरण यहाँ पे दिख रहा है। सोडियम क्लोराइड में जब हम H2O यानी कि जल मिलाते हैं तो हमारे पास जो उत्पाद प्राप्त होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जहां पे हमें सह उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन और क्लोरीन प्राप्त होते हैं। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कैसे जल सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है हमारे सामने, और जहां पे हमें हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस किस रूप में मिल रही है, बाय प्रोडक्ट के रूप में यानी सह उत्पाद के रूप में मिल रही है। और इस क्लोरीन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो हमें क्लोर एल्कली प्रोसेस यानी सोडियम क्लोराइड से ही प्राप्त हो रहा है, और इस क्लोरीन की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोग के जो हमारे दैनिक जीवन में है। सबसे पहला, साबुन और डिटर्जेंट के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कपड़े धोने का साबुन या डिटर्जेंट पाउडर बनाने में इसका उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या हो सकता है, कागज और जो लुगदी उद्योग है उसमें इसका उपयोग होता है, यानी कि जो कागज का निर्माण है उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा उपयोग क्या हो सकता है, पेट्रोलियम संशोधन में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग में जैसे कपड़ों की रंगाई, फाइबर प्रसंस्करण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम रेशे, जब हम सभी ने कृत्रिम रेशों के बारे में सुना है, जिसमें रेयन एक उदाहरण है, उसके निर्माण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। वहीं घरेलू सफाई एजेंट नाली साफ करने वाले रसायन के में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम सभी ने हार्पिक वगैरह अलग अलग ब्रांड के बारे में सुना हुआ है, तो उनके निर्माण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए अपने दूसरे सॉल्ट के उदाहरण की तरफ चलते हैं। जो है विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। अभी थोड़ी देर पहले हमने विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात की है, जहां पे हमने उसका रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम के बारे में डिस्कस किया था। इस स्लाइड में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर किस प्रकार है, और ये हमारे दैनिक जीवन में किस काम आती है वो देखने वाले हैं। फिलहाल हम आते हैं फॉर्मेशन पे यानी निर्माण पे। तो आप देख पा रहे होंगे सूखा भुजा हुआ चूना यानी जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब उसमें क्लोरीन गैस मिलाई जाती है तो जो हमारे पास उत्पाद यानी जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो होता है विरंजक चूर्ण यानी, और जल जो हमारा सह उत्पाद के रूप में मिलता है। तो आप सभी को अच्छा, कुछ लोग ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि अभी हम ये देखने वाले हैं कि ब्लीचिंग पाउडर में NaCl का क्या रोल आया है इसमें। ब्लीचिंग पाउडर में NaOH का क्या रोल, सॉरी NaCl यानी जो सोडियम क्लोराइड, हमने साधारण नमक के बारे में बात की थी, और जहां पे मैंने आपको ये भी बताया था कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में सोडियम क्लोराइड की भी भूमिका होती है। पर कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में तो सोडियम क्लोराइड है ही नहीं, तो सोडियम क्लोराइड का इसमें क्या रोल है। तो आप, मैंने आपको पिछली एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आप ध्यान से देखिए कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन था, तो जो क्लोरीन है हमें वहीं से प्राप्त हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, इस प्रोडक्ट में जो क्लोरीन हमें है वो सोडियम क्लोराइड की जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है, क्लोरीन हमें वहीं से प्राप्त हो रहा है गैसियस फॉर्म में। उसी क्लोरीन का इस्तेमाल हम यहाँ पर विरंजक चूर्ण बनाने में कर रहे हैं। यह रासायनिक समीकरण है व्यंजक चूर्ण को बनाने का, जिसमें आप देख पा रहे होंगे सूखा भुजा चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस यानी Cl2 से अभिक्रिया करके CaOCl2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाउडर फॉर्म में होता है। और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जितने भी प्रकार के लवण होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, और जल हमें यहाँ पे सह उत्पाद के रूप में मिल रहा है। आइए कुछ हमारे डेली लाइफ के उपयोग के बारे में समझ लेते हैं कि व्यंजक चूर्ण का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में डेली लाइफ में कहाँ होता है। पीने के पानी को कीटाणु रहित करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जा सकता है। डिसइंफेक्ट करने के लिए वाटर को आप यहाँ पे पहला यूज देख पा रहे होंगे।
कि कैसे ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा उपयोग आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सूती कपड़ों को विरंजित करने में, वस्त्र उद्योग में सूती और लिनन कपड़ों को विरंजित करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा उपयोग, रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में भी इसकी भूमिका होती है। जब हमने उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था तो हमने वहां पे बात की थी ऑक्सीकरण के, ऑक्सीकारक यानी जो हमारे उपचयित करने वाले पदार्थ होते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। तो कई रासायनिक उद्योगों में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी व्यंजक चूर्ण का उपयोग होता है। कागज उद्योग में लकड़ी के मज्जे को चमकाने में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है, यानी व्यंजक चूर्ण का इस्तेमाल होता है। कागज उद्योग में लकड़ी के मज्जे को चमकाने में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा, आखिरी उपयोग, घरों और शौचालयों में रोगाणुनाशी के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, यानी कि साफ सफाई में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने दो प्रकार के सॉल्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया। हमें और भी सॉल्ट डिस्कस करने हैं, लेकिन आज समय की कमी के कारण हमने आज क्या डिस्कस किया है, केवल दो महत्वपूर्ण केमिकल कंपाउंड रासायनिक यौगिकों के बारे में डिस्कस किया, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड था और कौन सा था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब जो आगे के जो रासायनिक यौगिक यानी केमिकल कंपाउंड है उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। काफी हमारे पास और भी यौगिक हैं तो हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करने वाले, तब तक आप रिवाइज जरूर कीजिएगा इन चीजों को, और जो भी जितने भी हमने चीजों को डिस्कस किया अभी तक एक बार रिवाइज करके आएंगे तो नेक्स्ट क्लास आपको बेटर क्लियर होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।